हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो सू त्यांग होता है वो अपने एंसेस्टर की विरासत एल्फ निर्वाणा पिल को इनहेरिटेंस करता है। लेकिन 1000 साल बीतने के बाद वो पिल अपने आप को एक अलग ही क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, जिसका नाम लिंगर होता है, और वो वर्ल्ड की किसी भी चीज को स्ट्रेंथ दे सकता था। अब यहाँ से एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हम उस लिंगर को देखते हैं कि वो लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स को स्ट्रेंथ यानी मजबूती दे रहा होता है। लेकिन लिंगर काफी ज्यादा वीक होता है, क्योंकि वो अभी अभी 1000 साल के बाद जागा है, और ऐसा करने से उसकी पावर्स काफी ज्यादा वीक हो जाती है। इसीलिए इनाम के तौर पे सू त्यांग उनमें से एक स्पिरिचुअल स्टोन को लिंगर को दे देता है, और आगे लिंगर सू त्यांग से ये कहते हुए कि जब भी मास्टर को मेरी जरूरत होगी वो मुझे पुकार सकते हैं। वो रेस्ट करने के लिए फिर से उसके हार्ट में चला जाता है। अब इधर हम सू त्यांग को देखते हैं, जो उन्हीं स्पिरिचुअल स्टोन का यूज करके अपने मार्शल आर्ट वेन को ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि एक कल्टीवेटर अपने वॉरियर रियल में तभी जा सकता है जब उसके सारे मेरिडियंस वेन्स ओपन होते हैं। जैसे जैसे सू त्यांग के यहाँ मार्शल वेन्स ओपन होंगे, उसकी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ उसकी कॉम्बैट पावर भी इम्प्रूव होने लगेगी। लेकिन यहाँ सू त्यांग की जो मार्शल आर्ट होती है वो ड्यूअल सिस्टम की होती है, जिसके तहत वो फायर एंड आइस को एक्टिवेट कर सकता था। इसीलिए वो जब भी एक नए लेवल पे ब्रेक थ्रू करेगा, उसे अपने 2 मेरिडियंस वेन्स को ओपन करना होगा। यहाँ सू त्यांग इसी चीज की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ रात बीत जाती है और उसे पता चलता है कि मात्र 2 स्पिरिचुअल स्टोन्स का यूज करके उसने अपने 10 मार्शल वेन्स को ओपन कर लिया है और ज़ुआन हांग कल्टीवेशन के फर्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है, जिसके कारण अब वो अपनी बॉडी में आइस एंड फायर की कॉम्बैक्ट पावर को महसूस कर रहा था। इतने में उसे किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है, और वो बाहर जाके देखता है कि किंगलिंग फैमिली से कोई 2 बंदे आए हैं, जो कि सू त्यांग के फादर को यहाँ धमकी दे रहे होते हैं कि अगर उसने अपने बेटे की शादी किंगलिंग फैमिली के डॉटर से नहीं करवाई तो उनके ऊपर जो उन्होंने इतना बड़े रकम का कर्ज दिया है वो लोग उसे माफ नहीं करेंगे, और अगर ये शादी हो जाती है तो वो उस कर्ज को माफ कर देंगे। कि वो उन्हें ये भी ऑफर देते हैं कि अगर वो इस मैरिज के लिए मान जाते हैं तो फिर से सू फैमिली को प्रेस्टिजियस फैमिली का खिताब दिया जाएगा, और उन्हें फैमिली डिबेट में भी फिर से भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ सू त्यांग इस जबरदस्ती के मैरिज को नहीं करवाना चाहते थे, इसीलिए वो उन दोनों बंदों से कहते हैं कि वो किसी भी हाल में जो उनका कर्ज है, जो कि 500,000 गोल्ड कॉइन्स होते हैं, वो किसी भी हाल में क्यान फैमिली को लौटा देंगे। लेकिन क्यान फैमिली के वो जो 2 बंदे होते हैं इन्हें प्रेशराइज करने लगते हैं, ये कहते हुए कि अगर तुमने इस मैरिज के प्रस्ताव को नहीं माना, तुम अपने प्रेस्टिजियस फैमिली होने का खिताब खो दोगे, साथ ही तुम्हें इस लैंडहाउस सिटी से भी निकाल दिया जाएगा। जिस पे फादर उन्हें करारा जवाब देते हैं कि किसी की भी हिम्मत नहीं है हमारी सू फैमिली के प्रॉपर्टी को इस तरह से हाथ लगाने की। यहाँ वो खुलेआम उन्हें चैलेंज कर देते हैं। वास्तव में यहाँ पर प्रपोजल उनकी बेटी के लिए आया था, इसीलिए सू त्यांग के जो फादर होते हैं वो उस बंदे से कहते हैं कि तुम अपने बेटे को यहाँ से ले करके चले जाओ, क्योंकि चंद गोल्ड कॉइन्स के लिए मैं अपनी बेटी का सौदा नहीं कर सकता। जिस पे वो बंदा उन्हें जवाब देता है कि ये तुम्हारी सू फैमिली के लिए लास्ट चांस है, अगर बाद में तुम बाप बेटी मुझसे भीख मांगने के लिए भी आओगे शादी के लिए तो हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कि तभी यहाँ पे एंट्री होती है सू त्यांग की, जो उन दोनों बंदों को खरी खोटी सुनाता है और उनके यहाँ औकात दिखा देता है कि इस पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट में जो किसी धूल के बराबर भी नहीं है। जिस पे वो क्यान फैमिली का जो हेड बंदा होता है वो उनसे कहता है कि भूलो नहीं कि तुम ऐसे सिचुएशन में हो, तुम हमारे कर्जदार हो, और जल्द से जल्द अगर उस रकम को हमें नहीं लौटाया तो तुम्हें अपनी जान देकर के इसकी कीमत चुकानी होगी। ये सुनते ही सू त्यांग यहाँ पे भड़क जाता है और उस मोटे बंदे को एक जोरदार पंच लगाता है, और यही वो मोटा बंदा होता है जो कि शादी के लिए उतावला हो रहा था। आगे हम देखते हैं कि सू त्यांग अब यही नहीं रुकता, वो अपने फायर एलिमेंट का यूज करता है और उस मोटे बंदे को एक जोरदार किक लगाता है, जिससे वो बाहर गिर जाता है, और इतने में उसके बाप की ममता जाग जाती है। यहाँ वो सू त्यांग पे काउंटर अटैक करता है, लेकिन तभी सू त्यांग के फादर उसके इस अटैक को डॉज कर लेते हैं। अब यहाँ पे माहौल काफी गर्म हो जाता है, लेकिन हम उस क्यान फैमिली के उन 2 बंदों को देखते हैं कि सू त्यांग की फैमिली को ये धमकी देकर चले जाते हैं कि हमसे पंगा लेना तुम्हें काफी भारी पड़ेगा। अब आगे इस पूरे मामले के बारे में सू त्यांग अपने फादर से पूछता है, जिस पे उसके फादर बताते हैं कि ये क्यान फैमिली तो मात्र एक मोहरा है और इसके पीछे किसी और की साजिश है। काफी टाइम पहले सू त्यांग के जो फादर होते हैं उन्होंने उस क्यान फैमिली से 500,000 गोल्ड कॉइन्स की रकम को कर्ज के तौर पे लिया था। जिस पे सू त्यांग आगे उनसे पूछता है कि आखिर इतनी बड़ी रकम की आपको जरूरत क्यों पड़ी, मुझे इस कर्ज के बारे में क्यों नहीं पता है। इस पे उसकी एल्डर सिस्टर यहाँ पर बताती है कि हमें वास्तव में फ्रेम किया गया था, हमारे खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया था जिसमें हमारी सू फैमिली की काफी बदनामी हो चुकी थी, और जिन मेडिसिनल मटेरियल्स को हमने उनसे खरीदा था वो सारे के सारे फेक निकले, इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ और हमें काफी हेट का भी सामना करना पड़ा। और ये सारी साजिशें उसी हान फैमिली की थी, जिसने इस पूरे इल्जाम हमारी सू फैमिली पे से हटाने के लिए हमसे एक लिखित प्रमाण पत्र लिया।
इसके लिए हमने 500,000 गोल्ड कॉइन्स की रकम चुकाई और हम अब उसी के कर्जदार बन चुके हैं। और यहाँ तक कि नहीं, उसने हमें इस पूरी रकम को पे करने के लिए मात्र 3 महीने की ही मोहलत दी है। अगर टाइम से पहले हमें इस पूरे कर्ज को पूरा पे नहीं कर पाएंगे और हम टाइम रहते ही उस कर्ज को पे नहीं कर पाए, जिसके कारण हान फैमिली ने हमारे सू फैमिली के सारे आयरन ओर के माइन को जब्त कर लिया। उस समय तुम प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए फादर ये सारी बातें बता करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। अब यहाँ पे हान फैमिली का फिर से नाम सुनकर सू तियांग की तो सटक जाती है और यहाँ वो डिसाइड कर लेता है कि चाहे हान फैमिली रहे या क्यान फैमिली रहे, वो किसी भी हाल में अपनी सू फैमिली की बुनियाद को ऐसे हिलने तो नहीं देगा। और यहाँ वो अपने फादर से बस कुछ दिन और इंतजार करने को कहता है। अब आगे यहाँ सीन कट होता है और हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सू तियांग जो होता है वो काफी शिद्दत के साथ अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसमें वो एक बड़े से झरने के नीचे अपनी स्ट्रेंथ पावर को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। आगे वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है और तब तक यहाँ प्रैक्टिस करने का डिसीजन लेता है जब तक वो अपने 9th लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। अब चूंकि यहाँ पे उसके ही एंसेस्टर सुहुआंग की सारी मेमोरीज उसे इनहेरिटेंस हुई थी, जिससे उसे पता होता है कि अगर काफी ऊंचाई से पानी का प्रेशर उस पे लगातार गिरेगा, उसके कारण उसकी जो फिजिकल पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाएगी और इसी प्रेशर को झेलते हुए वो अपने फायर एलिमेंट को स्टिमुलेट कर सकता है। लेकिन उस झरने का जो प्रेशर पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है और यहाँ सू तियांग की बॉडी काफी वीक होती है, इसलिए वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाता। इसीलिए आगे सू तियांग ये डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करेगा, इसके कारण उसके मसल्स में प्रेशर को झेलने की पावर आएगी। उसके बाद वो अपनी 9th लेवल की कल्टीवेशन जर्नी को शुरू करेगा। इसी के साथ ही इस एपिसोड को यही खत्म किया जाता है। सो गाइज, आप लोगों को बताना है कि ये आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पे नए आए हो तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की अमेजिंग सीरीज का एंटरटेनमेंट का डोज मैं लाती ही रहूंगी। और बहुत ही जल्द मुलाकात होगी आपसे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।